स्टूडेंट्स, मैं अमन सिंगल आप सभी का स्वागत करता हूं टेम्पल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको प्रारंभ बताने जा रहा हूं ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी चैप्टर 1 का, या इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। यानी इसमें आप हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। प्रारंभ की बात करते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली बात तो इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? वो इसीलिए दिया गया क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी पे या सिंधु नदी की घाटी पे ये नगर के साक्ष्य मिले हैं। इस वजह से ये सबसे पुराना जो हमें नगरीय था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नगरीय था, ये ग्रामीण नहीं था, ये नगरीय सुयोजित तरीके से ये नगर बसाया गया था। तो सबसे पुराना जो हमें मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से बोला जाता है। आइए बात करते हैं प्रारंभ की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम के इतिहासकार ने 1826 ईस्वी में हमें ये सूचना दी कि उनको ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं, मगर ये बहुत शुरुआती दौर में था, इसलिए इन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद बर्टन बंधु यानी बर्टन ब्रदर्स 1854 में कराची से लाहौर के बीच में जब भारत की प्रथम रेलवे लाइन का काम चल रहा था, उस दौरान उसी कालखंड में 1854 में अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत बर्टन ब्रदर्स नाम के दो भाइयों ने कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे मार्ग की खुदाई करवाई, जिसमें उन्हें भी ईंटों के साक्ष्य मिले या ईंटें प्राप्त हुई, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था उस समय कि ये एक सभ्यता के अंश हो सकते हैं। उसके बाद बात करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, प्रथम डायरेक्टर जनरल या जनरल डायरेक्टर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने 1856 में भी ये पुष्टि करी थी कि यहाँ से ईंटों के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये हिंट दिया था, उन्होंने ये बताया था कि हो सकता है यहाँ पर एक सभ्यता नहीं शायद हो सकती है, या फिर ये एक सभ्यता के अंश हो सकते हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया था। यही जनक भी कहे जाते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, उसके बाद चलें तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी जी था, इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कराया और ये सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था या संस्कृति का प्रतीक है, इसीलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। उसके बाद ये मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी की मतलब आसपास बसे होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। साथ ही साथ इसे सैंधव घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। उसके बाद बात करें तो 1924 में जॉन मार्शल, जो उस समय के तत्कालीन महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा की, पूरे विश्व के सामने, कि हमने एक नई सभ्यता के साक्ष्य निकाले हैं, खोज कर निकाले हैं या ढूंढे हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, किस वर्ष में दुनिया के सामने ये बात आई। तो 1924 में किसने ये बात सामने रखी विश्व के? तो ये रखी तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने। ये किसके तत्कालीन महानिदेशक थे? ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक उस समय के। ठीक है, उसके बाद समय काल की बात करें कि कालखंड क्या था इस सभ्यता का, तो इस सभ्यता का कालखंड था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यही समय जो है, यही कालखंड जो है माना जाता है या मायने रखता है। कई बुक्स में कई जगहों पर आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक भी मिलता है, मगर जब कार्बन डेटिंग करी गई, रेडियो कार्बन डेटिंग जो आज की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसने तिथि निर्धारण प्रणाली होती है, यानी कि इससे हम डेट पता कर सकते हैं कि किस तारीख में या किस तारीख का ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया कि ये जो हड़प्पा जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच के काल के हो सकते हैं। ये था प्रारंभ। हमने जाना कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई और किस तरीके से साक्ष्य मिलते मिलते धीरे धीरे खुदाई का कार्य चालू हुआ।
खुदाई की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने, जिनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था, उन्होंने हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई कराई थी। ये सबसे पुरानी जगह थी, सबसे पुराना नगर था हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए इसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो खुदाई का कार्य 1921 से शुरू हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन नगरों की अभी तक खुदाई हो चुकी है, या किस को आप नगर कहेंगे और कहाँ से हमें क्या विशेष चीज़ें मिली हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं नगरों के बारे में, नगरों का विवरण जानते हैं कि किस तरह के नगर हड़प्पा सभ्यता में हुआ करते थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले हड़प्पा की बात करें, सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा है और इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी इसलिए पड़ा क्योंकि ये शहर जो था हड़प्पा, या ये हड़प्पा शहर जो था, ये सिंधु घाटी की आसपास, उन जगहों के आसपास पाया गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था, उन्होंने कराई थी। स्थान कहाँ पे है? ये वर्तमान के पंजाब इलाके में है। पंजाब के मांडगोमरी ज़िले में इस स्थान की खुदाई कराई गई थी। उस समय के माधव स्वरूप वत्स ने भी यहाँ की खुदाई में योगदान दिया था साथ में, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ के दो खोजकर्ता रहे, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई कराई। इसकी विशेषता की बात करें तो ये स्थान महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के मध्य में था, यानी ये जो एक जगह थी, ये बड़ा विशेष केंद्र हुआ करता होगा उस समय के लोगों के लिए व्यापार करने के लिए, जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान, साथ ही साथ जम्मू से भी जोड़ा करता होगा। उसके बाद दूसरे शहर की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मुर्दों का टीला भी कहा जाता है या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह दोनों ही स्थान, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों ही वर्तमान के पाकिस्तान में हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराई थी। राखलदास बनर्जी एक इतिहासकार थे, खुदाई करता थे। हड़प्पा से लगभग 675 किलोमीटर दूर ये सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में ये स्थित है, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है। उसके बाद बात करें यहाँ विशेषता क्या है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ विशेष तौर पर हमें पशुपति मोहर मिली। देखिए, मूर्तियाँ आपको बहुत जगह मिलेंगी, इसके अलावा मृद भांड आपको, यानी कि मिट्टी के बर्तन आपको कई जगह मिलेंगे, आभूषण आपको कई जगह मिलेंगे, मगर आपको याद रखना है आपको मनके कहाँ मिले, या कुछ विशेष चीज़ें जैसे पशुपति मोहर आपको कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में मिली। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, वो है विशाल स्नानागार। यहाँ से हमें स्नान करने के लिए जो विशेष पर्वों पर, विशेष त्योहारों पर इस्तेमाल किया जाता होगा, वो यहाँ से प्राप्त हुआ, एक विशाल स्नानागार। साथ ही साथ अन्नागार यहाँ से मिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से ही हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्नागार मतलब वो जगह जहाँ पर आप खाना स्टोर करके रख सकते थे। मगर इसकी विशेषता ये है, पहला कि यहाँ विशाल स्नानागार मिला, दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे हमें पशुपति मोहर भी मिली, यहीं पे हमें पशुपति मोहर भी मिली है। उसके बाद बात करते हैं, यहीं से हमें मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, नाचती हुई मूर्ति भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं और कौन कौन से नगर हमें देखने के लिए मिले। आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्थान पर हमारे पास आता है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो ये एक छोटा शहर था जिसकी खुदाई 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा कराई गई थी। यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो पक्की ईंटें, खिलौने यहाँ से मिले। साथ ही साथ चहुंदड़ो बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था मनकों के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनकों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था, तो वो था चहुंदड़ो। उसके बाद बात करते हैं अगले स्थान की, जो है लोथल। लोथल गुजरात में है, मुख्य तौर पर एक बंदरगाह था। तो वर्ष 1954 से लेकर 1955 ईस्वी में S.R. राव द्वारा यहाँ की खुदाई कराई गई थी। साथ ही साथ ये एक विशेष तौर पर एक बंदरगाह की तरह इस्तेमाल किया जाता था यह शहर। यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हमें एक विशाल गोदी मिली है। गोदी उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर पानी के जहाज आकर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या उनको मतलब ठहरने के लिए उस जगह को गोदी बोला जाता है। तो दूसरी बात, गोदी जो थी 215 मीटर लंबी थी, साथ ही साथ 37 मीटर चौड़ी थी। उसके बाद बात करें, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमें चावल के साक्ष्य किस नगर से मिले या किस शहर से मिले, तो लोथल से हमें चावल के अवशेष मिले हैं।
कालीबंगान के बारे में बात करें तो कालीबंगान 1960 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापड़ ने मिलकर इस स्थान की खुदाई कराई थी। ये जगह राजस्थान में है। राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में ये जगह है या ये स्थान है वर्तमान में। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से 2 टीले हमें प्राप्त हुए, जिसमें से पहले टीले को नगर की तरह या निवास की तरह इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे टीले को एक किले के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ से ही हमें चूड़ियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं और खिलौने भी मिले हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे बनवाली की, तो बनवाली हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित ये जगह है। यहाँ की खुदाई सन 1973 में R.S. बिष्ट के द्वारा कराई गई थी। सभी जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ आपको, बीबी लाल, बीके थापर या R.S. बिष्ट या फिर राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी, ये सभी लोग इतिहासकार थे और आप इंग्लिश में इन्हें एक्सकेवेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है। बस यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो बनवाली की विशेषता है कि यहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ हमें मिली, खिलौने हमें मिले। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता, एक अलग चीज़ जो हमें मिली वो थी मिट्टी से बना हल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिट्टी से बना हल हमें कहाँ मिला, तो वो हमें बनवाली या हरियाणा के हिसार ज़िले में जो जगह है बनवाली, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है, वहाँ से हमें मिट्टी से बना हल मिला था। आगे बढ़ते हैं, राखीगढ़ी की बात करेंगे। तो राखीगढ़ी की बात करें, ये हरियाणा राज्य में स्थित है जगह। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ निचली सतह से एक आरंभिक संस्कृति की, यानी नीचे वाली जो सतह है, निचली सतहों से हमें मिली है एक आरंभिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं मिली हैं, या कहीं तो कुछ साक्ष्य मिले हैं, और ऊपरी सतहों से एक विकसित संस्कृति की सामग्री हमें प्राप्त हुई है। इस सामग्री की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं एक मुद्रा है, जो कि हड़प्पाई लिपि में लिखी हुई है या हड़प्पाई लिपि में एक लेख से अंकित है। जो मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोस में कि हड़प्पा जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो मगर इतना ज़रूर है कि वो राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़ी जाती है। आगे बढ़ेंगे सो कांगडोर की तरफ, तो यह स्थान कराची के पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। विशेषताएं यहाँ की बात करें तो विशेषता ये है कि यह एक समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह था, जहाँ से हड़प्पा के लोग बेबीलोन से व्यापार किया करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि ये अपनी जो समकालीन सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापार किया करते थे, जैसे कि बेबीलोन के साथ व्यापार करते थे। बेबीलोन हो गया, या फिर आपकी मिस्र की या मेसोपोटामिया की जो समकालीन सभ्यताएं थी हड़प्पा सभ्यता से, उनसे ये जल और थल मार्गों से व्यापार किया करते थे। तो सुध कांगडोर जो इस समय वर्तमान पाकिस्तान में है, इसकी विशेषता यह है कि ये समुद्री तट पर स्थित एक बंदरगाह था, जहां से हड़प्पा के जो लोग थे वो बेबीलोन से व्यापार किया करते थे। बात करें कोट दीजी की, तो कोट दीजी 1955 में फजल खां अहमद ने यहाँ की उत्खनन कराया था या यहाँ की खुदाई कराई थी। यहाँ की विशेषता यह है कि हड़प्पा सभ्यता के नीचे, यानी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जहाँ तक हमें मिले उसके नीचे वाली जो सतह थी, वहाँ से हमें एक अन्य प्राचीन सभ्यता जिसे कोट दीजी संस्कृति कहा जाता था, उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोट दीजी संस्कृति या एक अन्य प्राचीन संस्कृति के साक्ष्य आपको कहाँ, किस नगर से प्राप्त हुए, तो वो कोट दीजी से आपको प्राप्त हुए थे। उसके बाद बात करें रोपड़ की, तो यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। इस समय सन 1953 से लेकर 1956 तक यहाँ यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खुदाई कराई थी। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ से मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, आभूषण हमें मिले हैं, सोना चांदी पीतल। साथ ही साथ बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तांबे की कुल्हाड़ी आपको कहाँ से प्राप्त हुई, तो तांबे की कुल्हाड़ी आपको रोपड़ नाम की जगह से, जो वर्तमान समय में पंजाब में है, वहाँ से प्राप्त हुई। और यहाँ की खुदाई किसने कराई थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953 से लेकर 1956 तक यहाँ की खुदाई कराई थी। तो ये टोटल 10 जगहों के बारे में आपने जाना। बताया कि हड़प्पा के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी ये सोना पीतल चांदी इन सब से, और साथ ही साथ तांबे और टिन से और कांसे से भी परिचित थे। मगर एक विशेष तौर पर आपको जानने वाली बात यह है कि ये लोग लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि ये कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो ये हड़प्पाई समाज के लोग लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये युग कांस्य युग भी कहलाता है, क्योंकि ये ऐसी जटिल प्रक्रिया करना जानते थे कि अगर हम तांबे और टिन को मिलाएं एक अनुपात में तो हमें कांसा प्राप्त होगा। ये इतनी जटिल प्रक्रिया को जानते थे।
तो ये भी आपसे पूछा गया है कि इस युग को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये ऐसी जटिल प्रक्रिया जिसमें तांबे और टिन को मिलाकर हम कांसा प्राप्त कर सके, ऐसी जटिल प्रक्रिया को ये जाना करते थे उस समय पे। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं के समकालीन थी। कहने का मतलब, मिस्र को आप इजिप्ट भी कहते हैं, कहने का मतलब ये इसकी समकालीन सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी थी। बेबीलोन से ये व्यापार किया करते थे थल और जल मार्गों द्वारा। ऐसे ही मेसोपोटामिया और मिस्र से, जिसे हम आज के टाइम में इजिप्ट कहते हैं, इनसे भी ये व्यापार किया करते थे थल और जल मार्गों द्वारा। साथ ही साथ हड़प्पाई लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, जिसे हम अनडिसाइफर्ड बोलते हैं, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हिस्ट्री की भाषा में, इतिहास की भाषा में अनडिसाइफर्ड बोला जाता है। मगर हाँ, एक विशेष बात हम जानते हैं कि ये लिपि दाएं से बाएं की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ी जाती है या पढ़ी जाती होगी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि कितने एरिया में, कितना एरिया कवर करती है ये सभ्यता, तो लगभग 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, या एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 12,90,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये सभ्यता अपना क्षेत्रफल रखती है। मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से समझिए कि किन किन एरियाज़ में ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर डिवाइडेड है। पाकिस्तान में भी और भारत में भी। पाकिस्तान के सुत कांगडोर नाम की जगह इस सभ्यता के अंतर्गत आती है। जम्मू कश्मीर की मांडा, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, हिंडन नदी भी यहीं से बहती है, तो हिंडन नदी का एरिया भी सभ्यता के अंदर ही आता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का दैमाबाद, यानी भारत के 3 हिस्से, 3 प्रमुख हिस्से और पाकिस्तान का एक हिस्सा मिलकर इस पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से को, इस सभ्यता को अपने अंतर्गत लेती है। बात करते हैं निर्माताओं की, तो निर्माताओं अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग लोगों को, अलग अलग सभ्यता के लोगों को विद्वान या निर्माता बताया गया यहाँ का, जैसे द्रविड़, सुमेर और आर्य। आइए जानते हैं किन लोगों ने द्रविड़ों को यहाँ का निर्माता बताया था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ों को बताया गया, ऐसे कौन इतिहासकार रहे। तो राखालदास बनर्जी वही थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। इन्होंने द्रविड़ों को निर्माता माना है, जबकि व्हीलर के अनुसार दासों ने निर्माण कराया था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद बात करें सुमेरों को किसने माना है कि उन्होंने इस सभ्यता की खोज कराई थी या निर्माता थे, तो गार्डनर चाइल्ड ने सुमेरों को निर्माता माना है। यानी गार्डनर चाइल्ड के अनुसार सुमेरों ने निर्माण कराया था हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि उन्होंने एक तर्क दिया कि अनेकों सामग्री मिलती जुलती हैं, जैसे कि तांबे और कांसे के पात्र मिले हैं। मैंने बताया आपको कि ये जो युग था ये कांसा युग कहा गया क्योंकि ये लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो कई पात्र हमें मिले हैं सुमेरों के युग से भी, जैसे कि पकाई हुई ईंटें, तांबे और कांसे के पात्र हमें मिले हैं। साथ ही साथ हमें चित्रलिपि भी एक जैसी मिली है। तो गार्डनर चाइल्ड के अनुसार या गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरों ने यहाँ का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं आर्यों की। तो रामचंद्रन, जो कि एक इतिहासकार रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने आर्यों को निर्माता माना है। किंतु यहाँ पर एक मतभेद है, क्योंकि आर्य जो थे वो युद्ध प्रेमी थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शांति प्रिय लोग थे। साथ ही साथ वे ग्रामीण और कृषि प्रधान थे। ये यहाँ आर्यों की बात हो रही है कि वे ग्रामीण थे, साथ ही साथ कृषि प्रधान थे, जबकि हम जानते हैं कि हड़प्पा या हड़प्पाई लोग जो थे वो नगरीय और व्यापार प्रधान थे, यानी कि व्यापार उनका मुख्य स्रोत होता था कमाई का, और वे एक नगरीय योजना के तहत ये नगर बसाया गया था। तो ये हमने बात करी कि अलग अलग लोगों का क्या मत रहा है अलग अलग निर्माताओं को लेकर। अगर बात करें यहाँ की विशेषताओं की कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं रही हैं, किन कारणों से इसे एक नगरीय योजना के तहत बसाया हुआ सभ्यता कहा गया, तो पहला तो है सुनियोजित नगरों का निर्माण यहाँ किया गया। यहाँ पर नालियों को ढका गया, यानी कि एक बहुत अच्छा प्रबंध था कि नालियाँ जो होंगी, जो गंदे पानी की जल निकासी के काम आएंगी, यानी गंदे पानी को बाहर, घरों के बाहर निकालने के लिए और एक जगह पर जमा करने के लिए, डालने के लिए जो इस्तेमाल होंगी, उन नालियों को ढका जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर चबूतरों का निर्माण करा गया। ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है साक्ष्यों से कि पहले एक चबूतरा बनाया जाता था और उसके ऊपर भवनों का निर्माण करा गया था हड़प्पा सभ्यता में। साथ ही साथ सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना एक ग्रिड सिस्टम हमें दिखाता है कि किस तरीके से इस शहर का निर्माण, इस सभ्यता का निर्माण किया गया कि जितनी भी सड़कें थी वो सभी एक दूसरे को एक समानांतर कोण, एक समकोण पर काट रही हैं।
इसके अलावा भवनों में रसोई घर मिले हैं, स्नान गृह मिले हैं, दरवाजे मिले, खिड़कियां मिली, साथ ही साथ रोशनदान भी मिले हैं। और एक विशेषता ये भी थी कि घर का जो आंगन था वो सीधा दरवाजे की तरफ ना होकर थोड़ा सा साइड में बनाया जाता था। यानी कहा जा सकता है कि जो मान लीजिए ये आंगन है और ये घर का दरवाज़ा है, तो वो थोड़ा साइड में बनाया जाता था आंगन, ना कि सीधा दरवाजे के सामने बनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ से पकाई गई ईंटों से घर निर्माण के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये लोग करना जाना करते थे उस समय पर। साथ ही साथ इनका व्यापार बेहद प्रबल हुआ करता था। ये अपनी समकालीन सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे। इनकी समकालीन सभ्यताएं थी जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर बेबीलोन की सभ्यता, जिससे ये जल और थल मार्गों से व्यापार किया करते थे। साथ ही साथ एक विशेष तौर पर एक जलाशय से पानी निकालने के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ कराई गई थी। विशेष देखा गया है, जैसे मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि हमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिले हैं, जिनका इस्तेमाल महत्वपूर्ण पर्वों पर या किसी विशेष पर्व पर सामूहिक तौर पर किया जाता होगा। तो उस जलाशय से पानी निकालने के लिए भी हमें समुचित व्यवस्था देखने के लिए मिली है, उस विशाल स्नानागार से भी। आइए हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा के वर्णन करते हैं, आर्थिक दशा के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा के लोग किस तरह का आर्थिक अपना जीवन यापन किया करते होंगे। सबसे पहले कृषि की बात करें तो ये लोग जिन फसलों को उगाते थे, जिनकी कृषि करते थे, उसमें मुख्यतः गेहूं और जौ इनके आहार में सबसे ज़्यादा बहुतायत में हमें मिले हैं। कहीं कहीं हमें चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही साथ ये लोग तिल, कपास, मटर की कृषि भी किया करते थे। ये भी कई जगह देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार कृषि भी हुआ करता था। साथ ही साथ पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, बैल तथा बकरी को भी पाला करते थे। इनके भोजन की बात करी जाए तो ये लोग दोनों ही तरह का भोजन करते थे, यानी ये लोग शाकाहारी भी थे और ये लोग मांस का सेवन भी किया करते थे। किंतु यहाँ एक जानने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये लोग, इन्हें घोड़ों का ज्ञान नहीं था, ये लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। इनकी कई हमें मोहरों पर हमें बैल का चित्र मिला है, मगर घोड़ों की कहीं भी हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। बात करें वस्त्र उद्योग की तो ये लोग सूती, ऊनी, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र बनाते थे। साथ ही साथ साक्ष्यों से हमें पता चला कि ये लोग रंगाई, कढ़ाई, सिलाई और कई जगहों पर देखा गया कि हमें बुनाई के उपकरण भी मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग रंगाई, कढ़ाई, सिलाई एवं बुनाई करने में माहिर थे और ये भी इन्हें आती थी, ये कला भी इन्हें आती थी। धातु उद्योग की बात करें तो ये लोग सोने, चांदी, पीतल, शीशे, तांबे और कांसे से परिचित थे और साथ ही साथ पत्थर से भी या हाथी दांत से भी वो कई आभूषण बनाते थे। किंतु यहाँ जानने लायक बात ये है कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा व्यापार की बात करें तो ये लोग अपनी समकालीन सभ्यताओं से थल एवं जल मार्गों द्वारा या कहें तो विदेशों से व्यापार किया करते थे। इनकी समकालीन जो सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता, ये इन सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे जल एवं थल मार्गों द्वारा। बात करें हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक दशा की तो बात करते हैं कि सामाजिक संगठनों में या समाज में किन व्यक्तियों को उच्च वर्गीय और किन व्यक्तियों को निचले वर्गीय या निम्न वर्गीय समझा जाता था। तो पुजारी, ज्योतिषी, पदाधिकारी, जादूगर, ये लोग जो थे इन्हें उच्च वर्गीय समझा जाता था, जबकि कृषक, व्यवसायी, कुम्हार, बढ़ई एवं मल्लाह को निम्न वर्गीय समझा जाता था। इसके अलावा भोजन की बात करें तो भोजन में मुख्यतः भोजन इन लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का, गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इनका मुख्य भोजन गेहूं एवं जौ हुआ करता था। साथ ही साथ हमें अन्य साक्ष्य मिले हैं अनार के, नारियल के, नींबू के, तरबूज के। साथ ही साथ हमें कुछ मांसाहारी चीज़ों की भी साक्ष्य मिले हैं जैसे दूध, मछली, मांस, अंडे। यानी कि हम कह सकते हैं हड़प्पा के लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। साथ ही साथ आभूषणों की बात करें तो विशेष तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों को ही विशेष आभूषण पहनने का बेहद शौक था, जिसमें हार, कंगन, बाजूबंद, अंगूठियाँ प्रमुख थी। यानी ये दोनों ही धारण किया करते थे स्त्री और पुरुष हड़प्पा सभ्यता के काल में। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो हड़प्पाई लोग गणित एवं ज्यामिति, आज के टाइम में जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं, गणित यानी मैथ्स और ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान रखते थे। साथ ही साथ इन्हें नाप तोल के लिए जो बाटों की दशमलव प्रणाली है उसका भी अच्छा ज्ञान था।
बात करें शव विसर्जन की, यानी किस तरीके से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती होगी उस समय पे, तो उसका संस्कार ये किस तरीके से किया करते थे, तो हमें देखने के लिए मिला है कि ये लोग 3 अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल किया करते थे। जिसमें सबसे पहली कि वो शव का दाह संस्कार कर उसके अस्थियों को एक घड़े में डालकर मिट्टी में गाड़ दिया करते थे या ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। दूसरा तरीका था कि ये शवों को दफना भी दिया करते थे। ये हमें कुछ मिस्र की सभ्यता की याद दिलाता है, जिसमें जब किसी राजा की या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको ममी बना दिया जाता था, या फिर उसको उसके किसी भी प्रिय चीज़ के साथ मतलब उन प्रिय चीज़ों को उसके ताबूत में रख दिया जाता था, और ये माना जाता था कि इसके आगे के सफ़र में ये जो उसकी प्रिय वस्तुएं हैं वो उसके काम में आएंगी। इसके अलावा तीसरा एक तरीका हमें मिलता है शव विसर्जन का, वो ये है कि ये मृतदेह को जंगल में रख दिया करते थे, जिससे जो जंगली जानवर थे जो देह थी उसमें से मांस अलग कर लिया करते थे, और जो अवशेष बचेंगे, जो हड्डियां बचेंगी, बाद में उन्हें दफना दिया जाता था। तो ये 3 तरीके प्रचलित हैं, ये 3 तरह के हमें अवशेष मिले हैं कि हम मानते हैं कि इन तरीकों से शव विसर्जन किया जाता होगा हड़प्पा सभ्यता में। बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कि किन कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई या कहीं तो अस्तित्व में नहीं रही, तो ये विवादास्पद बात है। हम कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं दे सकते, कोई एक तरीका नहीं बता सकते जिस वजह से इस हड़प्पा का अंत हो गया, मगर हम ये मानकर चलते हैं कि कई ऐसी वजह रही, कई ऐसे रीज़न रहे जिनकी वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। जिसमें एक था जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु यानी क्लाइमेट में चेंज हो जाने की वजह से ये लोग छोड़कर चले गए, या कहीं तो इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा अत्यधिक वनों की कटाई, यानी बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हुई, उस वजह से भी इस सभ्यता का अंत होने के आशंका जताई जाती है। इसके अलावा लगातार बाढ़ आना ये एक प्रमुख कारण हो सकता है। लगातार बाढ़ आना ऐसा माना जाता है क्योंकि इसके कई नगर कई तटों के, समुद्री तटों के मतलब बिल्कुल बराबर में बसाए गए थे या उन तटों पर बसाए गए थे, तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है लगातार बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व में मतलब उसका अस्तित्व मिट गया होगा। इसके अलावा नदियों का जल सूख जाना यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हुई कि नदियों का जल जो था वो सूख गया था। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि का अत्यधिक उपयोग होने की वजह से भी, यानी वो ज़मीन ज़्यादा लंबे समय तक उपजाऊ ना रहने की वजह से भी, भूख की वजह से भी हड़प्पाई सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा भूकंप आना भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा आर्यों एवं सिंधु घाटी के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें आर्यों की विजय हुई और सिंधु वासियों को वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। यह भी एक वजह मानी जाती है। तो ये प्रमुख 7 कारण हैं या कुछ 7 कारण हैं जिनकी वजह से, इनमें से एक कौन सा कारण अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि किस एक एग्जैक्ट रीज़न की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, मगर हम ये मान सकते हैं कि इन 7 कारणों में से ही किसी एक कारण की वजह से इस हड़प्पाई सभ्यता का अंत हुआ होगा।